चलो, एक चीज पहले टॉपिक समझने से पहले, ओके, थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट हम चेक कर लेते हैं आप लोगों का। सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सिर्फ आईओटी होने से आप सिर्फ जो इंटरनेट से कैसे कम्युनिकेट होता है सिर्फ वही सीखोगे। हमारे कोर्स में इसलिए एम्बेडेड सिस्टम भी है, थोड़ा कैसे हार्डवेयर काम करता है, साथ में आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोनों पूरा फुल सिलेबस है। ठीक है। जब भी ये टर्म आता है एम्बेडेड सिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। अगर आप पिक्चर समझते हो कि भाई ये क्या डिफरेंस है, ऐसे भी आप लोगों के कॉलेज के सिलेबस में आ चुका होगा कि माइक्रो प्रोसेसर भी एक चिप है, माइक्रो कंट्रोलर भी एक छोटा सा चिप है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में। ये माइक्रो प्रोसेसर का और ये माइक्रो कंट्रोलर है मेरा। ठीक है। अंतर क्या है कि यहाँ पे जितने भी सर्किट्स जो इंटरफेसिंग सर्किट है, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, टाइमर सर्किट, क्या अंदर में रहता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो बोले ना, एक्सटर्नली सब कनेक्टेड रहता है। ठीक है। और इंटरप्ट सर्किट, मेमोरी, सब कुछ एक्सटर्नल रहता है। ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। और इसके अंदर मेरा सारा कुछ रहता है। एएलयू भी अंदर में ही रहता है, टाइमर सर्किट भी अंदर में रहता है, इंटरप्ट सर्किट भी रहता है, मेमोरी भी बहुत हद तक रहता है। और अगर आपको एक्सटर्नल मेमोरी चाहिए भी, मान लीजिए हो सकता है किसी को इंटरनल मेमोरी है 32 KB या 64 KB, आपको 1 GB का पेन ड्राइव कनेक्ट करना है या मेमोरी चिप कनेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करा सकते हो माइक्रो कंट्रोलर से। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इस पिक्चर को हम डिफाइन करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या है। ऑल ऑल पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। ओके। और माइक्रो कंट्रोलर का डेफिनेशन क्या है। ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस आर embed on a single chip embed on a single chip। बोला, इसको एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। हम लोग का घर में जो ब्रेड आता है और हम लोग के घर में जो केक आता है। ब्रेड में ब्रेड, सूखा ब्रेड तो खाने का मन नहीं करता, ठीक है। अगर उसके संग कुछ लगा के भी खाएंगे तो वो तो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना। केक में आपका काजू किशमिश पहले से डाला हुआ रहता है, तो खाने में ऐसे ही अच्छा लगता है, ठीक। तो वैसा ही ये भी है, माइक्रो कंट्रोलर भी है, ठीक है। बोला, अगर इसका डिफरेंस अगर मैं समझूं, तो ये बहुत ही बल्की होता है, बहुत ठीक है। ओके। मोर पावर कंज्यूम, बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, हर एक को पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। ओके। और क्या बोलते हैं, कॉस्टली भी, हाई कॉस्टली, कॉस्टली बोलना सही है, ठीक है। अगर सारे साइड से देखें अगर इसका बात, तो ये कॉम्पैक्ट भी होता है, लेस पावर कंज्यूम, लेस पावर कंज्यूम और, ठीक है, लेस कॉस्टली बस, या चिपर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इसका एप्लीकेशन बोलूं, पहले तो एप्लीकेशन, आप मोबाइल यूज करते हो, तो मोबाइल या लैपटॉप, पहले लैपटॉप का एग्जाम्पल, कि लैपटॉप मेरा i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, पेंटियम 4 प्रोसेसर, ठीक है, पेंटियम प्रोसेसर, तो मतलब सब तो प्रोसेसर ही है। अब मोबाइल का भी बात करें तो ARM प्रोसेसर, आर्म प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर,
ड्रैगन प्रोसेसर, ऐसे सब तो प्रोसेसर है। बोला माइक्रो कंट्रोलर यूज कहाँ पे होता है तब? अगर सब जगह प्रोसेसर ही है तो एप्लीकेशन कहाँ पे है? बोला कि एप्लीकेशन है, जैसे लिफ्ट मशीन, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, ठीक है। ऐसे जितने भी अभी डिवाइसेस बन रहे हैं, जितने भी हार्डवेयर बात करें, स्मार्ट स्मार्ट इसमें स्मार्ट होम ऑटोमेशन, एलेक्सा, ऐसे बहुत सारी चीजें। बोला इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको मतलब ये मल्टीटास्किंग डिवाइस है। मतलब एक्चुअली में ये फालतू चीजों को सुनने के लिए कंपनी से नहीं पूछता। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक सिंगल स्टेटमेंट बोलना होगा कि ये मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है, एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है, और ये है आपका सिंगल टास्किंग डिवाइस, ठीक है। ये आपका होता है सिंगल टास्किंग डिवाइस, सिंगल टास्किंग डिवाइस, ठीक है। तो अगर आपको सिंगल टास्किंग चाहिए या मल्टीपल टास्किंग चाहिए, तो हमारे यहाँ पे जानते हो लिफ्ट, पहले तो बहुत जगह का लिफ्ट ऐसा होता है कि सिंपल सा फंडा है कि मुझे ऊपर या तो जाना है या तो नीचे जाना है, ठीक है। अगर किसी कारण से 2 नंबर पे रुका हुआ है और ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर में कोई बटन टिपा नहीं है और नीचे वाला उस समय टिप दिया, तब तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर पहले ऊपर में टिपा हुआ है तो पहले ऊपर जाएगा, कि उसका तो वो क्यू में डाल के रखता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में है, पहले 5 नंबर क्या बोलते हैं, हाँ, 5 तल्ले से अगर बटन दबाया, उसके बाद 3 तल्ला, फिर 4 तल्ला, ठीक है। तो जिस फ्लोर में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले जाके 5 तल्ला में रुकेगा फिर 3 तल्ला, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या करता है, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सजा लेता है कि मुझे 3 तल्ले में भी रुकना है, 4 तल्ले में भी रुकना है, 5 तल्ले में भी रुकना है, ठीक है। हम लोगों को कौन सा सीखना है? जब एम्बेडेड सिस्टम की बात आती है तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं आता, माइक्रो कंट्रोलर आता है। क्यों? क्योंकि एम्बेडेड सिंगल चिप, जो सिंगल चिप एम्बेड जो नाम है, ये इसके ऊपर है, माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज दिमाग में अगर रखना है वो है ये। मतलब ठीक है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं, आप लोग ऑलरेडी सब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ के निकले हो, ठीक है। तो मुझे दिमाग में वो सब चीजें नहीं रखना है कि कॉलेज वाला सिलेबस नहीं है। हम लोगों को एक चिप में क्या क्या चीजें होती है, तो एक चिप में 4 चीजें हैं। एक चिप में कुछ डेटा पिन होते हैं, एक चिप में कुछ एड्रेस पिन होते हैं, एक चिप में कुछ कंट्रोल पिन होते हैं, और एक चिप में कुछ ऑक्सिलरी पिन होते हैं, मतलब जो हेल्पिंग करता है, ऑक्सिलरी पिन। इससे ज्यादा कोई पिन नहीं रहता। में कैटेगरी, सब कैटेगरी बना रहता है। बोला ठीक है। आप जानते हो कि डेटा पिन जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। बोला मतलब अगर मुझे 8 एलईडी को जलाना है तो मेरे पास 8 पिन होना चाहिए, अगर मैं एक साथ कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ तो। अगर 16 एलईडी को तो 16 पिन चाहिए। अगर मेरे पास 8 ही पिन है और 16 एलईडी है, तो क्या करना होगा, पहले 8 को जलाना होगा, फिर 8 को जलाना होगा। उसके लिए आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ाया जाता है। ये जितना भी पढ़ाया जाता है कि भैया फर्स्ट 8 को अगर जलाना है तो ऐसे, फिर से जैसे सिलेक्ट पिन चेंज करेंगे, दूसरे 8 को, फिर तीसरे 8 को, चौथे 8 को, मतलब अब यहाँ पे इसीलिए सर्किट सिखाया जाता है। मतलब ठीक है, मतलब दैट मीन्स ये है कि मेरा नंबर ऑफ डेटा पिन बहुत मैटर करेगा आपको एक चिप में, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ डेटा पिन बढ़ाएंगे, उतना नंबर ऑफ डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। आप लोग 8085 पढ़ के आए हो, 8086 पढ़ के आए हो, 8051 पढ़ के आए हो। हम लोग को यहाँ पे वो कोई भी नहीं पढ़ना है, लेकिन वहां से गलतियां समझना है कि वहां पे हम कहाँ पे जो चीज इग्नोर कर दिए थे, वो सारा चीज को यहाँ पे दिमाग में रखना है। तो आपको सिखाया जाता है जब 8085 के बारे में, कि 8085 के बारे में अगर आपको उसको फिर से एक बार देखना है कि 8 डेटा पिन, 16 एड्रेस पिन,
अगर पिन डायग्राम याद होगा कि AD0 से AD7 और उसके बाद D8 से लेके सॉरी डेटा पिन 16, एड्रेस पिन 8, ठीक है। तो उस पिन डायग्राम में बहुत मैटर करता है, तो मैंने एक चिप में ये सब कुछ मैटर करेगा, ठीक है, कि एड्रेस पिन कितना होता है, डेटा पिन कितने होते हैं, ठीक है। हमारा एड्रेस पिन किस पे डिपेंड करेगा, एड्रेस पिन किससे डिपेंड कर ओके, एड्रेस पिन किस किस पे डिपेंड करता है मेरा, कि जितना नंबर ऑफ एड्रेस पिन होता है उतना मेमोरी कैपेसिटी बढ़ता है, मतलब अंदर में मेमोरी कैपेसिटी बढ़ता है। ओके, तो जैसे आपको सिखाया जाता है 8085 के बारे में ना 16 एड्रेस पिन, मुझे जहां तक याद है 8086 में 20 एड्रेस पिन, मतलब ये 16 एड्रेस पिन से क्या होता है, जब हम लोग एड्रेस पिन के बारे में, तो एड्रेस पिन में अगर n नंबर ऑफ एड्रेस पिन अगर होगा, एड्रेस पिन होगा, मेमोरी कैपेसिटी कितना होगा, 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर n, ठीक है। क्या होता है, बाइट मेमोरी, बाइट मेमोरी, मतलब एग्जांपल मेमोरी, मतलब एग्जांपल के रूप में n इज इक्वल्स टू 16 ले लीजिए, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 16 इज इक्वल्स टू 65,536। इसको अगर मैं 64 इंटू 1024 बाइट, अगर 1024 बाइट मतलब 1 KB, तो 64 KB इंटरनल मेमोरी होता है 8085 में, ठीक है। ओके, अगर n इज इक्वल्स टू 17 हो जाए तो कितना होगा, मतलब बहुत इजी है, 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 मतलब 128 KB। n इज इक्वल्स टू 18 हो जाए तो बहुत ही इजी है, 256 KB। n इज इक्वल्स टू 19 हो जाए तो 512 KB। n इज इक्वल्स टू 20 हो जाए, मैंने मेरा मेन है कि 8085 और 8086 में कितने का डिफरेंस हो जाता है, 24 KB, मतलब इसका मतलब होता है 1 MB। सिर्फ 4 गो पिन बढ़ने से आपका कहाँ से केबी से एमबी में बदल गया मेमोरी कैपेसिटी, तो इसलिए इतना सारा चीजें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैंने एक चिप में एड्रेस पिन बहुत मैटर करता है। आप पहले जमाना का चिप भी के बारे में भी अगर पढ़े होंगे, पहले जमाना का माइक्रो प्रोसेसर इतना बड़ा बड़ा होता था, पेंटियम 4 प्रोसेसर, लेकिन हार्ड डिस्क कितना लगता था, 256 MB, ये जीबी जीबी। आजकल i3 प्रोसेस है, शायद ही इसका 1/4 भी ना हो, टीवी में लग रहा है ना। तो सिर्फ क्या किया है, एड्रेस पिन को बढ़ा दिया हुआ है, नंबर ऑफ एड्रेस पिन जितना ज्यादा होगा, मेमोरी कैपेसिटी उतना ज्यादा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। बोला थर्ड नंबर, थर्ड नंबर अभी भी बचा हुआ है, वो है कंट्रोल पिन, उसके बाद ऑक्सिलरी पिन। पहले ऑक्सिलरी पिन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, पहले ऑक्सिलरी पिन को समझते हैं। ऑक्सिलरी पिन में क्या क्या आता है, एक है VCC पिन, एक है ग्राउंड पिन, पहले इतने ही 2 गो। हम लोग जानते हैं कि आईसी बनने का तरीका, फैब्रिकेशन का तरीका, फैब्रिकेशन का तरीका दो ही है, या तो आपका ट्रांजिस्टर से बनता है टीटीएल लॉजिक से, या फिर सीमोस टेक्नोलॉजी से, दो ही टेक्निक से चिप बनता है कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर टीटीएल लॉजिक, तो टीटीएल लॉजिक का डायग्राम क्या है, ये है टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। और सीमोस टेक्नोलॉजी भाई, एक पीमोस एक एनमोस मिला के सीमोस, ठीक है। मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में कहाँ पे डिफरेंस, आप जानते हो कि ट्रांजिस्टर में आपका कलेक्टर, बेस, इमीटर, 3 टर्म आता है, जबकि मॉसफेट में आपका आता है सोर्स, गेट, ड्रेन। तो कहीं पे भी अगर चिप में लिखा हुआ है VCC, इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, उसके संग VEE होता है,
क्योंकि वो ट्रांजिस्टर से बना होगा, तो वीसीसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू कलेक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इमीटर टू इमीटर। और जहां पे लिखा रहता है वीडीडी, मतलब वो मॉसफेट से बना होता है, उसका ग्राउंड टर्मिनल लिखा रहता है वीएसएस, ड्रेन टू ड्रेन और सोर्स टू सोर्स। ठीक है ना? तो ये थोड़ा चिप को पहले समझना है कि ये मॉसफेट से बना होता है या ट्रांजिस्टर से। वैसे दोनों में ऐसे डिफरेंस क्या है? एक 3.3 वोल्ट को लॉजिक 1 समझता है और 0 वोल्ट को लॉजिक 0 समझता है, और एक 5 वोल्ट को लॉजिक 1 समझता है और 0 वोल्ट को लॉजिक 0 समझता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, मतलब सर दोनों में अच्छा कौन सा है, 3.3 वाला या 0 वाला? अगर मैं अपने लैपटॉप से बोलूँ, तो हो सकता है मेरा एचपी का लैपटॉप है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट से 5 वोल्ट मेरा मिलता है। ठीक है, लेकिन डेल कंपनी 4.9 4.8, अगर मैं 5 वोल्ट स्टैंडर्ड मान लूँ, तो पेन ड्राइव तो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। अगर पेन ड्राइव मॉसफेट से बनाएंगे और वहां पे 5 वोल्ट को लॉजिक 1 समझेगा, तो हो सकता है कभी मॉस मैंने पेन ड्राइव काम करे, कभी नहीं काम करे। तो वो सब सारे का सारे जो डिवाइसेस होते हैं सब 3.3, 5 रहे 4.8 रहे, फर्क नहीं पड़ता, उसको 3.3 सफिशियंट मिल रहा, काम चल जा रहा। ठीक है। तो जो डिवाइसेस में जैसे प्रिंटर मशीन होता है, ठीक है, वहां पे यूएसबी पोर्ट अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, नहीं काम करेगा। उसको लॉजिक 5 ही चाहिए। तो सिंपल सा, जहाँ पे बड़े बड़े डिवाइसेस जैसे प्रोजेक्टर, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी लूज हुआ, ठीक है, ये सब सब 5 वोल्ट में, ये सब सब सीमोस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो मेरा हमारे ऑक्सिलरी पिन से भी ज्यादा, एक तो मेरा डेटा पिन, एक डेटा पिन है मेरे पास, डेटा पिन, एक है एड्रेस पिन, एड्रेस पिन, कंट्रोल पिन। ठीक है, कंट्रोल पिन, तो कंट्रोल पिन अभी हम समझाए नहीं है, कंट्रोल पिन तो मेन इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है ऑक्सिलरी पिन, ऑक्सिलरी पिन, जहाँ पे आता है वीसीसी और ग्राउंड पिन, वीसीसी और ग्राउंड पिन। কাজ করবে। না, না, অসুবিধাটা কিছু না, মানে আমি বললাম কি কিছু ডিভাইস ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি হয়, কিছু ডিভাইস মসফেট দিয়ে তৈরি হয়। যেটা যেটা মসফেট দিয়ে তৈরি হয় সব 5 ভোল্টের লজিক 1 বোঝে, আর যেটা যেটা তোমার ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি হয় সব 3.3 ভোল্টে, মানে কম ভোল্টেজেও অপারেট হয়ে যায়। ঠিক আছে? যদি তুমি আরো ডেপথে বুঝো, তো তুমি জানো কি, যদি একটা ট্রানজিস্টর, যেখানে পিএনপি বা এনপিএন, যেখানে একটা তো ভাই ডিপ্লেশন লেয়ার আগে থাকবে, তো একটা ডিপ্লেশন লেয়ার এটা, একটা ডিপ্লেশন লেয়ার এটা, আর যদি ডায়োড ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানো, তো ভাই ডায়োড যদি সিলিকন দিয়ে তৈরি, তো 0.7 থ্রিশোল্ড ভোল্টেজ, জার্মেনিয়াম দিয়ে তৈরি তো 0.3 ভোল্টেজ। এইখানে তো এবার তুমি ট্রানজিস্টর কিসে দিয়ে তৈরি করেছো এর উপরে পুরো ডিপেন্ড করবে তোমার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ কত। আমি মানলাম তুমি 0.7 দিয়েই তৈরি করেছো, 0.7 0.7, তো এইখানে তো 1.4 ভোল্ট তো লস্ট হয়ে গেল। বুঝতে পারলে তো? তো ট্রানজিস্টর দিয়ে 3.3 ভোল্টেই কাজ করে যায়, অপারেট করে যায়। তো কম ভোল্টেজও অপারেট করে, এই জন্য একটু মনে হয় কি ভালো, কিন্তু বেশি ভোল্টেজ দিলে গরমও হয়ে খারাপ হয়, এই জন্য পেন ড্রাইভ গুলো দেখবে ফাট করে খারাপ হয়। বেশি ফোন যদি তুমি লাগিয়ে রেখে দাও, যেটা ভালো কোম্পানির অনেকক্ষণ চলে, সেটা লোকাল কোম্পানি স্পেশালি, যেটাতে তুমি যেটা মেনলি ट्रांसपेरेंट गुलो যত ও তো দেখবি কিছুদিন চললো শেষ। एचपी कंपनी का क्या होता है, वो लोग इतना सारा ऊपर से पहले स्टील कलर का लेयर, अंदर में ब्लैक कलर का लेयर, ताकि रेडिएशन का अफेक्ट ना पड़े, डेटा लॉस्ट ना होने का चांसेस रहे। मैंने बहुत कुछ सोच के बनाया जाता है, उस सोचने में बनाने में पैसा भी लगता है, वहीं पे तो कॉस्टली हो जाता है वो। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, बस आपको एक 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, एक 3.3 वोल्ट, दोनों में प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, दोनों ही अच्छा है। एक में हीट सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, एक में हीट सस्टेनेबिलिटी थोड़ा कम होता है, मतलब ज्यादा गर्म होने से ये खराब होने का चांसेस होता है, इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सीमोस लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्यादा है उसका, ज्यादा वोल्टेज देने से वो ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा। समझे?
ओके, मेन है कंट्रोल पिन। ठीक है, मतलब ठीक है, कंट्रोल पिन में क्या क्या रहता है? कंट्रोल पिन में बहुत कुछ रहता है। फर्स्ट है रिसेट पिन। ठीक है, सेकंड है क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन। एक्सटल पिन, एक्सटल 1, एक्सटल 2, इसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन। क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन। और इंटरप्ट पिन, INTR 0, INTR 1, इंटरप्ट पिन। बोला ओके। और होल्ड पिन, HLDA, HL, जितना भी आप लोग माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े थे, सारा कुछ पिन काम का है। ठीक है, राइट पिन, रीड पिन। ठीक है, तो मेरे मेरा मेन मेन कौन है? ये सारे इंटरप्ट पिन अभी हमको फिलहाल जरूरत नहीं है। हमको दो मेन मेन है, एक है रिसेट पिन, एक है क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन। बोला ठीक है। मतलब रिसेट पिन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रिसेट क्या, डेटा को इरेज करने के लिए है या रीस्टार्ट करने के लिए? तो रीस्टार्ट है वो। रिसेट मतलब फॉर्मेट नहीं है, रिसेट फैक्ट्री नहीं है वो। ठीक है ना? तो रीस्टार्ट पिन, तो रिसेट पिन। ओके, होता क्या है, हमको अगर रिसेट कभी करना है, मान लीजिए आप ही जानते हो कंप्यूटर कंप्यूटर CPU हैंग कर जाता है, तो आप लोगों के एक पावर बटन तो रहता ही है, साथ में उसके नीचे एक रिस्टार्ट बटन प्रेस कर देता है। लेकिन कोई आजकल आप लोगों में से, मुझे नहीं लगता कोई भी करते हो। आप लोग सीधा पावर ऑफ करके ऑन कर देते हो। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? लैपटॉप भी अगर कभी कभी हैंग करने लगता है, पावर बटन को जोर से दबा के रखोगे, ऑफ हो जाए फिर ऑन होगा। नहीं तो बहुत दिन तो इसका बैटरी खुलता है तो बैटरी खोल के एक बार फिर से लगा देता है। ठीक है ना? बट उस बटन का कोई यूज ही नहीं है तब। तो उस बटन का क्या इस्तेमाल है कि कैसे रिस्टार्ट करना है। तो रिस्टार्ट करते कैसे हैं, रिसेट पिन का काम। तो रिसेट पिन का काम, चलो ठीक है, मतलब बहुत ही इजी है। एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, जैसे हम स्विच को, बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा जी? लॉजिक 0। और जब मैं फिर से स्विच को रिलीज कर दूंगा तो क्या जाएगा? कहाँ से? हवा में आएगा। मतलब क्लोज करेंगे तो 0 आएगा, ये समझ में आया। लेकिन ओपन करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो ये सर्किट सही नहीं है, ये भी बहुत गलती सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाना पड़ता है एक तो रजिस्टर। इस रजिस्टर को क्या नाम है? पुल अप रजिस्टर। माने जो वोल्टेज को खींच के आपको पिन पे दे। तो बाय डिफॉल्ट इसका वोल्टेज कितना रहेगा? 5 वोल्ट। ताकि मैं जब बटन दबाऊं तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। और जब मैं फिर से बटन रिलीज करूं तो फिर से वो रेजिस्टेंस के थ्रू वहां पे फिर से 5 वोल्ट। तो वेव कैसा ड्रॉ होगा? कुछ ऐसा। पहले से 5 वोल्ट था, मैंने बीच में 0 वोल्ट के लिए बटन प्रेस किया, और जैसे रिलीज किया फिर से वो 5 वोल्ट में बदल गया। फिर से मैं जब बटन प्रेस कर दूंगा तो मैंने एक्चुअली में वेव फॉर्म कैसे जनरेट करेगा? इस तरह से। ओके, बोला उल्टा भी तो कर सकते हैं। एकदम सही बात है, उल्टा भी कर सकते हैं कि हम स्विच को ऐसे ना करके ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं 5 वोल्ट के संग। ठीक है, ध्यान रहे फिर से वापस कि जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो 5 वोल्ट तो जाएगा, लेकिन जब रिलीज करूंगा तो 0 नहीं आएगा। हवा में कहीं से भी वोल्टेज नहीं आता। तो आपको इसीलिए ये आपको एक रेजिस्टेंस लगा के, सॉरी, 0 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा। तो जब मैं पहले से बटन को रिलीज करके रखूंगा तो यहाँ पे कितना जाते रहेगा? 0 वोल्ट। ओके, जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5 वोल्ट। और जब मैं फिर से रिलीज कर दूंगा तो फिर से 0। तो मैंने वेवफॉर्म कैसा है, तो पहले से 0 था, तो मैंने उल्टा वेवफॉर्म। पहले से 0 था, बाद में 5 हुआ, फिर से 0 हो गया। तो आपका दोनों में अच्छा कौन सा सर्किट है? ऊपर वाला। क्यों? एक्टिव लो सर्किट में झटका मारने का कोई डर नहीं रहता, या कभी पिन खराब होने का डर नहीं रहता। लॉजिक 0 में खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टली 5 वोल्ट अगर आपके पिन पे जाए तो वहां पे डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो इसलिए एक्टिव हाई सर्किट को जितना मर्जी उतना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन दोनों काम करता है, तो एक्टिव हाई सर्किट से ज्यादा एक्टिव लो सर्किट काम आता है।
तो हम लोग को ऊपर वाला सर्किट कनेक्ट करना होगा, तब जाके मेरा काम होगा। ठीक है। अभी ऊपर वाले सर्किट में एक प्रॉब्लम ये है कि हमको, मैं जब जब बटन प्रेस करूंगा रीसेट हो जाएगा मेरा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद से रीसेट नहीं होगा। मैंने लास्ट जब चलाए थे, पावर ऑन करेंगे तो भी वो उस अवस्था को पकड़ के रखेगा, तो खुद से रिस्टार्ट तो नहीं होगा। मतलब ये सर्किट अच्छा है, लेकिन ये सर्किट एक्चुअली में रिसेट सर्किट नहीं है। तो रिसेट सर्किट है क्या, दिखा रहा है। तो रिसेट सर्किट में क्या लगता है, एक रिसेट सर्किट के अंदर लगा रहता है एक कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर। जी हाँ। तो कैपेसिटर, एक रजिस्टर। मतलब इससे क्या फायदा होगा कि जब भी मैं पावर प्लग इन करूं, जब भी मैं पावर प्लग इन करूं तो क्या होगा, तो जब भी मैं पावर प्लग इन करूं, जानते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो मैंने कैसा क्लॉक पल्स होगा, ऐसा। लेकिन सेकंड टाइम से नहीं करेगा वो, जब जब प्लग इन करेंगे तब तब होगा। ठीक है। किसी किसी के मन में आता है, सर कैपेसिटर तो फिर से चार्ज होगा फिर से डिस्चार्ज होगा, तो ये तो चलते रहेगा। मन में आता है, मतलब वो कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर होता है जो आप बोल रहे हो, ये वाला नहीं। दिमाग में दोनों में डिफरेंस है, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो पोलराइज्ड कैपेसिटर और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड मतलब जिसमें पंखा है, पंखा एसी में काम करता है, तो उसमें कोई पोल का झमेला नहीं है। साइनसोइडल वेव अगर है तो एक बार प्लस ये होता है, माइनस दूसरा वाला, एक बार उलट उलट जाएगा, ये प्लस होगा वो माइनस होगा, तो वो ऑल्टरनेट चलते रहेगा और काम करेगा। ठीक है। इसमें नॉन पोलराइज्ड, ऐसे तो पहले तो आप कैपेसिटर का जो जानते हैं, पासेस एसी, पासेस एसी, ब्लॉक डीसी, डीसी को ब्लॉक करता है। तो डीसी से चार्ज कैसे होगा, डीसी से चार्ज नहीं होगा। अगर आप, ये सब इसीलिए कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये सब जो मैथमेटिक्स में, एक अगर वोल्ट सटा के रखेंगे तो वो चार्ज नहीं होगा। वो जब पहली बार झटका में जो चार्ज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। जब झटका, बार बार मैं झटका दूंगा तो चार्ज होगा। ठीक है ना। तो ये है पल्सेटिंग डीसी, मैंने जब जब मैं पल्स, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो ओनली फर्स्ट टाइम काम करेगा, सेकेंड टाइम से नहीं काम करेगा। ओनली फर्स्ट टाइम बोला, अगर मुझे सेकेंड टाइम अगर हैंग हो गया तो आपको बगल में स्विच लगाना पड़ेगा। मतलब इससे क्या फायदा होगा कि आपका सिचुएशन कैसा रहेगा, लास्ट में ऐसा रहेगा, अगर हैंग किया तो आप जैसे बटन दबाओगे तो लॉजिक वन, और फिर से बटन रिलीज कर दोगे तो आर के कारण फिर से लॉजिक जीरो। फर्स्ट टाइम ऐसा वेब जनरेट होगा, सेकंड टाइम से आपका ऐसा वेब जनरेट होगा। अगर मैं बटन प्रेस करता हूं तो रीस्टार्ट का सर्किट, हर एक कोई भी, ये सर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीजन कि आप लोग कॉलेज में आर्डिनो आर्डिनो पे प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कि बनाए नहीं हो, लेकिन बनाते हैं, खराब हो गया तो आप लोग फेंक देते हो। अरे पहले यही नहीं पता चलता कि पहले खराब क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये पता करो ना, हो सकता है चिप खराब ना हो, यूएसबी कनेक्ट नहीं ले रहा, तो उस मॉड्यूल को निकाल दो, या मॉड्यूल को नहीं निकालो, एगो और आर्डिनो खरीद के, आपको तो जानते हो कॉलेज का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि एक बार बना के जमा दे दिए, उसके बाद से दोबारा तो प्रोग्राम अपलोड करना नहीं है। देखो चिप में खाली चिप तो निकाल के इससे उसमें ट्रांसफर कर लो। ठीक है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर का जब ये रीसेट उसेट सर्किट का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आपका गलती कहाँ पे हो रहा है वो समझ में आने लगेगा आपको धीरे धीरे। ठीक है ना। तो सबसे पहले रिसेट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। ठीक है। बोला दूसरा है क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन। ठीक है। बोला ओके, वो क्या है, तो हर एक माइक्रो कंट्रोलर में या माइक्रो प्रोसेसर में दो पिन ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन होते हैं, एक्सएल वन एक्सएल टू। ठीक है। कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ऑसिलेटर का काम क्या होता है जी, टू जनरेट क्लॉक पल्स, टू जनरेट क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स।
पल्स, 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 पल्स। अच्छा, क्लॉक पल्स क्यों जनरेट करना जरूरी है? अंदर में बहुत सारे सर्किट हैं। आप फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर जानते ही हो कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पिन होता है ना? तो अंदर में टाइमर सर्किट है, एलयू सर्किट है, इंटरप्ट सर्किट है, मेमोरी है। तो कुछ को ये संभालता है, कुछ को ये संभालता है। जैसे हमारा हर्ट, जो हमारा जो दिल का जो काम होता है, कि मूवी 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 में ही हम देखे हैं कि जब तक आदमी जिंदा रहता है तो थोड़ा सा ग्राफ बनते रहता है, जैसे मर जाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो ये भी वैसा ही है कि ये क्लॉक पल्स अगर देते रहेगा तो ये माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो काम करेगा। ये बंद हो जाएगा तो मैंने काम करना बंद। तो कभी कभी ऐसा भी होता है माइक्रो कंट्रोलर खराब ही नहीं रहता, खाली ये छोटा सा चिप जिसका दाम हार्डली होगा तो 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, मैंने इसके कारण बहुत जन आर्डिनो फेंक देता है। तो उसको भी पहले पता रहना है काम क्या हो रहा है। हो सकता है एक बार शुरू शुरू में काम किया फिर अटक जा रहा है, इसका मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर गया। मैंने मान लीजिए एलसीडी कनेक्ट किए, हाई प्रिंट हो रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका क्लॉकपल्स काम सही से नहीं कर रहा। तो चिप को खाली वो क्रिस्टल ऑसिलेटर को निकाल के फिर नया क्रिस्टल ऑसिलेटर उतने वैल्यू का डाल दो। तो सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही है, रिसेट और ये। ठीक है? तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन, हम जानते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन का काम होता है पल्स जनरेट करना, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा एकदम आइडियल केस, ऐसा प्योर तो नहीं है होगा, कुछ तो इम्प्योरिटी उसमें रहेगा ही रहेगा, थोड़ा सा नॉइज। ठीक है? तो दोनों ही पिन में एकदम प्योर तो नहीं होने वाला, थोड़ा ना थोड़ा नॉइज रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कौन सा वाला कैपेसिटर? नॉन पोलराइज्ड इस बार। क्यों? क्योंकि ये एसी है, एसी है। तो जैसे मैं लगा दूंगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को पासेस एसी ब्लॉक डीसी, तो मैंने प्योर चीज को जाने देगा, इम्प्योरिटी को निकाल देगा। ठीक है? इस डायग्राम को देख के बहुत सारे बच्चे लोग के दिमाग में ये भी आता है, मैं भी कभी स्टूडेंट था तो मुझे भी बहुत इतना भर भर के क्वेश्चन टीचर थे, ऐसा होता है, बस वो समझा के निकल गए, लेकिन वो क्वेश्चन क्वेश्चन ही रह जाता था कि सर आप तो पीछे लगाए हैं, वो तो इधर चल जाएगा, तो इम्प्योरिटी तो चला ही गया अंदर में। अब देखो आप इस खाली समझना, आप यहाँ लगाओ सर्किट में या यहाँ लगाओ, उसको क्या मतलब है, या यहाँ लगाओ, वो तो इक्विवेलेंट पे पूरा काम करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, जितने भी इक्विवेलेंट पे ना पूरा डिपेंड करता है। तो हम सामने यहाँ पे लगाएं तो भी वो वही काम करेगा कि तार तो एक ही है, तार तो एक ही है मेरा, तो बस हम सर्किट को फ्रेश ड्रॉ करने के लिए आपको कैपेसिटर को पीछे लगाए हैं। ठीक है? इसको कहीं पे भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कि वो अपना एसी पार्ट को निकाल देगा, ब्लॉक डीसी पार्ट को अंदर जाने देगा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। तो बोला ओके क्या ये स्टैंडर्ड है? तो एकदम 32 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड पीएफ, पिकोफैराड, हल्का। हाँ, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा लो। নন পোলারাইজড ক্যাপাসিটর এসিটাকে পাস, দুটোই এসি কে পাস করে ডিসি কে ব্লক করে, দুটোই। হুম, ডিসি দিচ্ছি, কিন্তু ওই যে ক্লক পালস জেনারেট হচ্ছে ওটা তো 5 ভোল্ট নিয়ে, তারপর তো মাঝখানে তো সার্কিট লাগে না, 555 টাইমার কাউন্টার এইসব তো সার্কিট ঢোকাতে হয়, ওখানে তো একটু না একটু নয়েজ তো পাবোই, ও সোল্ডারিং এর জায়গায় নয়েজ হতে পারে। তো একটু যে নয়েজটা জেনারেট হচ্ছে ওটাকে পিওর করার জন্য আমরা এই ক্যাপাসিটরটা নন পোলারাইজড দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কি হবে, কি যত এসি আছে নয়েজ, নয়েজ গুলো সবগুলো পাস হয়ে যাবে, আর যত পিওর গুলো সব ভিতরে যাবে। सब बंगाली तो नहीं, समझ में आता है ना? बस ठीक है। হ্যাঁ, मैंने আমার মতন बंगाली है ना वैसा, मैंने हमको भी सब बोल ही लेते हैं। ठीक है? मेन हमको समझना था कि ऑसिलेटर का काम क्या होता है, तो क्लॉक पल्स जनरेट करना, वो एक खुद में सिस्टम है, ये आपके 5 वोल्ट को लेके कहीं पे काम नहीं कर रहा, ये खुद क्लॉक पल्स जनरेट करवा रहा है। तो जब जनरेट करवा रहा है तो वो तो थोड़ा ना थोड़ा नॉइज तो जनरेट होगा ही।
प्योर तो कभी भी आइडियल केस होगा ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा नॉइस, वो नॉइस को कैंसलेशन करने के लिए या तो 22 पिको फराड का कैपेसिटर या तो 33 पिको फराड का कैपेसिटर, ठीक है। ऐसे भी जानते हो आप लोग कि इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर 11 का बहुत बड़ा फैक्टर है। 11 केबी का कहीं पे सर्किट मैंने, 33 केबी मैंने, ऐसा 11 वाले मल्टीपल 220 वोल्ट हम लोग का एसी वोल्टेज, फॉरेन में 110 वोल्ट एसी वोल्टेज। तो ये 11 का मल्टीपल में वो रखा हुआ है, उसका कुछ एक सोच के ही चला होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से या तो 22 पिको फैराड या तो 33 पिको फैराड, बहुत ही छोटा, ठीक है। अगर 33 पिको फैराड कैपेसिटर देखना है, अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर देखना है, तो 16 मेगा हर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर दिखता कैसा है वो पहले देख लीजिए। बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दाम बहुत ज्यादा अभी बढ़ा दिया है, ऐसे तो नाम ज्यादा नहीं था, ठीक है। ठीक है। और 33 पिको फैराड कैपेसिटर एकदम छोटा छोटा कैपेसिटर है, इसका भी इतना दाम नहीं है, इतना भी दाम नहीं है एक्चुअली, 50 पैसा दाम है। ऑनलाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग को खाली कैपेसिटर दिखता, क्रिस्टल ऑसिलेटर दिखता कैसे है और दिखता कैसा है, ठीक है। तो मेरे लिए सर्किट में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर मैटर करेगा, एक रिसेट सर्किट, हाँ रिसेट सर्किट का भी वैल्यू नहीं दिया है कि सर क्या सोच के हम दुकान पे जाके बोलेंगे कितना का कैपेसिटर दो या कितना रेजिस्टेंस दो, ठीक है। आप कैपेसिटर में दो पैरामीटर होते हैं जो खरीदते समय आपको बोलना पड़ता है। एक कैपेसिटेंस, पर ज्यादा जरूरत नहीं है, 10 माइक्रोफैराड बहुत है, माइक्रोफैराड है ये, पिकोफैराड से बड़ा है। लेकिन दूसरा ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा, तो जितना आपका इनपुट वोल्टेज है उसमें उसका दुगना, ठीक है। तो अगर 5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो आप 10 वोल्ट का मिनिमम कैपेसिटर खरीदिएगा। ज्यादा खरीदने से कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी फैन का कंडेंसर को अगर चेक करोगे तो 220 हम लोग का इनपुट वोल्टेज है, वो 440 435 के आसपास रहता है। क्यों? क्योंकि घर का वोल्टेज कभी अप डाउन होते रहेगा, तो वो जो अप डाउन होगा फिर भी वो खराब नहीं होना चाहिए। तो जो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर 10 वोल्ट का मिलता है क्या, बोले ना, 10 वोल्ट का दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 10 वोल्ट का दाम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग का कितना वोल्टेज का, तो 25 वोल्ट का एगो कैपेसिटर खरीद लेंगे। तो 10 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट एक कैपेसिटर, ठीक है। और आर का वैल्यू दुकान पे जाके हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस दो। जैसे आप बोलोगे ना, पहले आपसे पूछेगा कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मैंने वो एक तरह से मजाक उड़ाएगा। क्योंकि हम लोगों को कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जानते हैं, वोल्टेज का तो कोई बात ही नहीं करते हम लोग। वैसे ही रेजिस्टेंस में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दो, उसके संग और भी पैरामीटर, तो कितने वॉटेज का, क्वार्टर वॉट। तो ये रेजिस्टेंस खरीदते समय वॉटेज और कैपेसिटर खरीदते समय वोल्टेज बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है, ये 10 माइक्रोफैराड फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज फर्क पड़ता है। अगर मैं 25 वोल्ट का दिखाता हूँ, इतनी छोटू छोटू, यहीं पे थोड़ा 50 वोल्ट का देख लेता हूँ, थोड़ा अलग है, 220 वोल्ट, और भी बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। सब वैल्यू से मतलब नहीं है वहां पे, बिल्कुल सेम। रेजिस्टेंस भी 1 किलो ओम मैटर नहीं करता, 1 वॉट का कैपेसिटर, 1 वॉट का रजिस्टर, ये थोड़ा मोटा दिखता है, थोड़ा मोटा दिखता है। और क्वार्टर वॉट का रजिस्टर थोड़ा पतला दिखता है, ये वाला, ठीक है। मतलब ओके, 10 वॉट का रजिस्टर मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है, पाइप जैसा मिलता है, सब मिलेगा, सब मिलेगा। इंडस्ट्री में यही है कि आपको इंडस्ट्री के देखिए, मैंने सब रेजिस्टेंस ही है, वही 1 किलो ओम का है। सिर्फ वाटेज के ऊपर, क्योंकि इसमें हीट उट सिंक सब लगा दिया हुआ है कि गर्म भी होगा तो खराब ना हो, क्योंकि बहुत महंगा मिलेगा आपको। दाम थोड़ा देख लीजिए तो, एल्युमिनियम के साथ दाम कितना है, कितना दाम है, दाम 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 जो भी हो, हम लोग का रेजिस्टेंस नॉर्मली कितना है, 1 रुपया में मिलता है। 1 रुपया भी नहीं, एक्चुअली 50 पैसा। ये सारी 4 गो का 1 रुपया लेता है,
अगर कोई खरीदता होगा तो एक ही है, ठीक है। तो दाम समझ लीजिएगा डिफरेंस कहाँ पे आता है। इंडस्ट्री में अगर कैपेसिटर देखोगे ना, इंसान से बड़ा बड़ा कैपेसिटर मिलता है, क्योंकि वो 11 kV के लिए है, किलो वोल्ट। तो उसके लिए तो वैसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को भी सेम चीज है, समझना पड़ता है पूरा सर्किट। तो हमारे पूरे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में फाइनल सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। फाइनल सर्किट डायग्राम में क्या है भैया, डेटा पिन हमको खोजने का जरूरत नहीं है। डेटा पिन कहाँ से कहाँ तक है वो ठीक है, कंट्रोल पिन कहाँ से हमारा मेन है, सॉरी, डेटा एड्रेस से मतलब नहीं है हमारा। कंट्रोल पिन में एक है रिसेट सर्किट, जहाँ पे एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर लगाना है, और एगो छोटा सा उसके पैरेलल में ही स्विच लगा देना है, और 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। साथ में क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन, जो कि हमारा नॉर्मली कैसे लगेगा, दो गो कैपेसिटर लगेगा, यही ना। अब देखो, आपको सब समझ में आएगा। बोला और कुछ, बस वीसीसी ग्राउंड, और कुछ तो है नहीं। वीसीसी ग्राउंड तो एक बार अब 8051 को पढ़ने में आपको इतना अच्छा लगेगा। हमको क्या चाहिए, पिन डायग्राम चाहिए। देखिए अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जब पढ़े हो तब आपके दिमाग में ये इमेज तैयार नहीं था। इसमें पिन कौन कौन सा था, देखिए रिसेट पिन है, इनेबल पिन भी है, वीसीसी पिन भी है, ग्राउंड पिन, क्रिस्टल पिन, पोर्ट नंबर 0 पिन, पोर्ट नंबर 1 पिन, पोर्ट नंबर 2 पिन, और पोर्ट नंबर 3 पिन। जहाँ पे पोर्ट नंबर जो 2 पिन है, वहां पे AD0 एड्रेस। तो टोटल कितने एड्रेस पिन है, तो टोटली 16 एड्रेस पिन है। डेटा पिन कितने हैं, बोला 16 डेटा पिन भी है क्या, बोला हाँ 16 डेटा पिन भी है, ठीक है। समझे, AD0 से D0 से लेके D1 D15, मैंने डेटा पिन भी 16 है, एड्रेस पिन भी 16 है, ठीक है। तो सिर्फ पिन डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। बोला ओके, अगर मुझे एक खुद से सर्किट बनाना है, 8051 सर्किट, तो सर्किट हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिसेट सर्किट एंड एंड और क्या था जी हमारा, क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट, क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑसिलेटर सर्किट। मुझे सिर्फ एक चीज मुझे बस पता रहना चाहिए। वाओ, देखिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट आपको मिल गया, रिसेट सर्किट भी मिल जाएगा, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, एक स्विच, ठीक है। तो हम लोग का मेन है कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के रूप में क्या यूज करने वाले हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर के रूप में हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, लेकिन किस लिए नहीं यूज करते हैं, आपके पास बस 32 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन तो मिलेगा, इनपुट आउटपुट पिन, बस इतना ही आपको अवेलेबल है। बोला ठीक है। आर्डिनो में क्या खासियत है, आर्डिनो का नैनो यूनो बहुत सारे हैं, हमारे यूनो का बात कर रहे हैं, जिसमें सब यूनिवर्सल यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको 14 डिजिटल पिन, बहुत कम है लेकिन फिर भी 6 एनालॉग पिन, 6 पल्स विथ मॉड्यूलेशन पिन, PWM पिन। बोला ओके, दुटो ट्रांसमीटर रिसीवर पिन, एक VCC पिन, और 3 ग्राउंड पिन। तो टोटल कितना हुआ, 14 6 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 1 29, और 3 32, 32। इसलिए इसका नंबर भी है एटमेगा 328, 32 फॉर 32 इनपुट आउटपुट जितने भी मैंने फंक्शनलिटी, 32 फॉर, एक और चीज है, 32 मेगा हर्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। दो के कारण उसका नंबरिंग ये है,
तो उसका क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन 32 मेगा हर्ट्ज का रहता है। तो लगे फायदा क्या होता है? आप ये मेगा हर्ट्ज क्या काम करता है, आपको अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मेगा हर्ट्ज कितना होता है। तो 32 या 16, एग्जांपल 16 ले लेते हैं या 12 ले लेते हैं, तो 12 मेगा हर्ट्ज ये किसका है? ये है 8051 का। ठीक है, बोला ठीक है। इसका क्या मतलब होता है जी? 12 इंटू 10 to the power 6 हर्ज। ठीक है, और टाइम इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/12 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड, तो 1/12 माइक्रो सेकेंड। मतलब ये किस चीज का टाइम है? ये एक क्लॉक पल्स टाइम, 1 क्लॉक पल्स का टाइम। ठीक है, अच्छा, आपका नाम क्या है जी? নিবেদিতা। নিবেদিতা, তুমি বলো তো 1/12 বড় না 1/16 বড়? বড়। ওকে, তো মানে কি? ওকে, আচ্ছা, তো 1/16, तो यदि माने 16 मेगा हर्ज अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर रहेगा तो ज्यादा बेटर है। लगे हाँ, क्योंकि 1/16 माइक्रो सेकेंड मतलब एक क्लॉक पल्स को जनरेट करने के लिए और कम टाइम लगेगा। तो मतलब दैट मीन्स ये है कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करेगा। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा ऑसिलेशन माने काम का स्पीड बढ़ेगा। तो मेरा, ठीक है, टाइम टाइम कम लगेगा, लेस टाइम। समझे ना? एक क्लॉक पल्स जनरेट करने का टाइम तो बहुत ही कम लगेगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे दिमाग में क्या आता है जी? हमारे दिमाग में आता है आर्डिनो यूनो। दिखता कैसा है? ठीक है, बोला आर्डिनो यूनो दिखता कैसा है, इमेजेस में चले जाए। हमको एगो चाहिए। बोला आर्डिनो यूनो को पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जी हाँ, कॉपी, और व्हाइट बोर्ड में डाल के इसको, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, कि हमारे आर्डिनो यूनो दिखता कैसा है फर्स्ट, जिसमें हमारे पास ये है रीसेट पिन। बोला ओके, ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर पिन नहीं है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ठीक है, ऑसिलेटर है। ये है माइक्रो कंट्रोलर। अगर थोड़ा और जूम करके देखा जाए तो क्या है, एटमेल कंपनी का एटमेगा 328, ये नंबरिंग है इसका। ठीक है, ओके। आपके पास एनालॉग टोटल डिजिटल पिन कितने हैं? 0 से लेके 13, मतलब 14 डिजिटल पिन। ठीक है, 6 एनालॉग पिन A0 से A5, एक वीसीसी पिन, 2 ग्राउंड इधर, एक ग्राउंड इधर, 3 ग्राउंड पिन। तो सबसे पहले 2 TX RX पिन और 6 PWM पिन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, किसी भी चीज का इंटेंसिटी स्पीड कम बेसी करने के लिए। मेरे पास इतना सारा फंक्शनलिटी है। अच्छा, आपको जब प्रोग्राम अपलोड करना होगा तो यूएसबी पोर्ट से, आफ्टर अपलोडिंग योर प्रोग्राम, तो हम लोग को जब सप्लाई दे के काम कराना होगा तो हम लोग नॉर्मल सप्लाई दे के भी हम काम करा सकते हैं। तो कितना वोल्ट से कितना वोल्ट? तो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, ये कितना, डीसी या एसी? बोला डीसी। अगर गलती से कोई एसी दे दिया तो एसी दे दिया तो यहाँ पे बीच में डायोड लगा हुआ है, जो उसको क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्योर तो डीसी नहीं है होगा। अगर ये एसी है तो उसको हम डायोड में करेंगे तो प्योर डीसी नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, और आप लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े होंगे, तो ऐसा पढ़े ही होंगे, है ना? तो हम लोगों के जानते हैं प्योर नहीं बनेगा, तो उसके लिए कैपेसिटर लगाया हुआ है 2 ठो।
कैपेसिटर का काम क्या रहेगा? पासेस एसी ब्लॉक डीसी, तो आपका स्ट्रेट डीसी बन जाएगा। ठीक है, मतलब हो सकता है कोई 12 डाल दे, हो सकता है कोई 6 वोल्ट डाल दे, कोई 9 वोल्ट डाल दे, लेकिन हमारा आर्डिनो कितना को समझता है? 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 7805 वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा हुआ है, जो उसको आप कितना भी वोल्टेज डालो ना क्यों, आर्डिनो को 5 ही वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये अंदर का सर्किट को सिर्फ समझने का देर है कि हम लोग का पूरे सर्किट में क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पूरे सर्किट में क्या क्या चीजें हैं, तो कैपेसिटर कौन सा है, ये कौन सा है, बस ये समझना है। ओके, तो हमारे पास सबसे जो पहला है कि कैसे सप्लाई देंगे, डायोड कैसे, देखिए यहाँ पे पूरा एकदम समझ में भी आ रहा है, रास्ता देखिए पूरा ड्रॉ किया हुआ है, अगर दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये डायोड, दो गो कैपेसिटर उसके पैरेलल में लगा हुआ है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कैपेसिटर, मतलब ये क्या है, ये है रिसेट सर्किट का। ठीक है, ये पूरा रिसेट सर्किट तो है, आर और सी का सर्किट बोला, और कुछ तो है ही नहीं इसमें, खराब होने का क्या मतलब है, कुछ तो खराब नहीं। अरे ये आईसी खरीदने में 90 रुपया और पूरा बोर्ड फालतू का 550 रुपया, तो क्यों खरीदेंगे? आईसी खरीद के फिर से प्रोग्राम अपलोड कर देंगे। डायोड बहुत हुआ तो गर्म हुआ खराब हुआ, नॉर्मल डायोड खरीद के हम लगा देंगे। दो पिन दिया हुआ है हमको डायोड, बस फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है। ওটা সস্তা, ওটা সস্তা। হ্যাঁ, এই জন্য ও বানাচ্ছে, কিন্তু এর এখন ইজ্জতই নেই মার্কেটে, 200 টাকা 300 টাকাতে বিক্রি হচ্ছে। ওকে, কারণ কেন কি কখন ফুটে যাবে কোনো ঠিক নেই, কিন্তু পিন অতই আছে, সবকিছু সবকিছু সেম। ओके, मैंने पिन सारा सेम ही है, सब कुछ वही कनेक्शन भी है, देखिए वही डायोड है, वही कैपेसिटर है, वही सब कुछ है, लेकिन कब फूटेगा ये चिप, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सीटीएल से बना के भेजा है, आपका ये सीमोस से बना हुआ है, तो बहुत अंतर है। इसका दाम 450, 500, 550, 800, 1200, दाम बस डिपेंड करेगा कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, चाइना होगा तो चाइनीज जैसा दाम रहेगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास इतने सारे पिंस हैं। ठीक है, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, तो माइक्रो कंट्रोलर मेरा ये वाला है माइक्रो कंट्रोलर। हमको शुरुआत क्या करना है? भैया मुझे एगो एलईडी लगाना है, कौन से पिन में लगाएं, मतलब किसी पिन में भी लगाओ, आपके पास इतना सारा पिन है, कोई तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि कौन से पिन में लगाओगे। हम लोग ऐसे लगाना किस में चाहिए, तो 2 नंबर पिन में लगाइए, चलिए 2 नंबर पिन में, तो 2 नंबर 3 नंबर कहीं पे भी लगा सकते हो। देखते हैं अगेन, एक एलईडी के लिए लाइट इमिटिंग डायोड, एक एलईडी के सामने रेजिस्टेंस क्यों लगता है जी? ताकि टू रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट। क्वेश्चन है कि कौन सा सर्किट सही है, ज्यादा बेटर कौन सा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? दोनों ही ठीक है, एकदम ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस দুটোরই सेम, क्योंकि करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो ऐसा नहीं है कि पहले रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को भी लगता था करंट पहले रुक जाएगा उसके बाद एलईडी तक पहुंचेगा, तो खराब नहीं होगा एलईडी। इसमें इसमें खराब हो जाएगा एलईडी, उसके बाद रुकने से क्या फायदा होगा? ठीक है ना, तो ऐसा दिमाग से कॉन्सेप्ट को हटा देना है। करंट हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ऐसे बेटर कौन है, कोई भी है। अभी तो एक एलईडी एक रेजिस्टेंस में बेटर का बात ही नहीं है, जब हाँ आपको 8 एलईडी का बात आएगा तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा कि भैया अगर मैं सारे हर एक के सामने लगाऊंगा तो आपको 8 गो एलईडी लगाना पड़ेगा, और अगर हम कॉमन सबके सामने एलईडी ना लगा के सबका एलईडी लगाएंगे अलग अलग, और सबका कॉमन करके एक वो कॉमन रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो भी तो बात एक ही होगी। तो तब आपको डिफरेंस तो समझ में आएगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब बहुत एक से ज्यादा एलईडी रहेगा तब फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास एक एलईडी है, तो हम लोग को समझने के लिए सबसे आसान है, एक रेजिस्टेंस एक एलईडी लगा के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम अब आता है कि हार्डवेयर बहुत टफ नहीं है, प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है,
तो अगर हम सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? बोला सी मतलब कौन सा सी में? 8051 सी आप लोग थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे, हल्का फुल्का, बस समझ में आ रहा कि पढ़े ही हैं। तो वॉइड मेन, ठीक है, कोड स्टार्ट होता है। हम जानते हैं कि अगर हम वॉइड मेन के ऊपर कुछ भी लिखेंगे, कोड वहां से स्टार्ट नहीं लेता। कोड हमेशा वॉइड मेन से ही स्टार्ट लेता है फर्स्ट। ऊपर में हम कुछ भी प्रोग्राम लिख दें, वहां से स्टार्ट नहीं लेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड, कि अगर हम कुछ फिर भी लिखते हैं, प्रिंटफ हाय सी, सी की तरह बात करें सी, तो वो एक बार प्रिंट करके खत्म हो जाएगा, बार बार प्रिंट नहीं लेगा। দিতে হয় কিন্তু যদি না লিখি তাহলেও কোনো প্রবলেম নেই, মানে এটাই বলতে চাইছি। ওকে, মানে লাইব্রেরি বলতে বলছি, বললো কি তুমি যেটা বলছো ওইটা আমি বুঝে গেছি। তোমার কথাটা হচ্ছে কি স্যার, আমরা যে উপরে লাইব্রেরি ফাইল হেডার ফাইলগুলোকে দিই, stdio.h conio.h যে 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 কোডগুলো লিখি, এগুলো কেন লিখছি ফালতু ফালতু? মানে আমার কোশ্চেনটা এটাই, বলো কি এইখান থেকে দরকারই নেই, লেখার দরকার নেই। তুমি বলো কি ওকে, যদি আমি শুধু ভয়েড মেন লিখে রান করাই তো কি এরর খাবে? বললো না, এরর খাবে না। বললো কি ওকে, তাহলে ফালতু ফালতু এটা কেন দিই আমরা? আমরা ভয়েড মেনের জন্য কোনো লাইব্রেরি ফাইল লাগে না, না কোনো ভেরিয়েবলের জন্য কোনো লাইব্রেরি ফাইল লাগে। যদি আমি x ইকুয়ালস টু 3 y ইকুয়ালস টু 5 z ইকুয়ালস টু x প্লাস y, এইখান পর্যন্ত কোনো লাইব্রেরি ফাইল লাগবে? বলুন না, এইখান পর্যন্ত কোনো লাইব্রেরি ফাইল দরকার নেই। বলো লাইব্রেরি ফাইলটা কখন লাগবে? যখন আমরা প্রিডিফাইন্ড ফাংশন ইউজ করব, যেটা প্রিন্টএফ। এটা আমরা বানাইনি, এটা প্রিডিফাইন্ড ফাংশন, এটা কোনো না কোনো লাইব্রেরির মধ্যে ডিফাইন্ড আছে, তখন আমরা এটাকে ইনক্লুড করব। তো অ্যাকচুয়ালি হেডার ফাইলগুলো কখন কাজে আসে? যখন আমরা প্রিডিফাইন্ড ফাংশনগুলোকে কল করি তখন। এটা যদি না ইউজ করব কখনো প্রোগ্রামে, তো কখনো লাইব্রেরি ফাইল দরকারই নেই। আচ্ছা, যখন গেট সিএচ ইউজ করি তখন কোনিও ডট এইচ লাগে, ঠিক আছে? অনেকজন মাথায় রাখে স্যার আগে স্টুডিও ডট তারপর কনিও ডট, ওইখান থেকে যখন শুরুই হচ্ছে না, তো ওখানে ফারাক কি পড়ছে কি তুমি কনিওটা উপরে লিখেছো না স্টুডিও উপর লিখেছো? ওর তো এইখান থেকে শুরু হচ্ছে। তোমার যখন প্রিন্টএফ ফাংশন কল হবে তখন স্টেডিয়ামের মধ্যে যাবে, যখন গেট সিএচ কল হবে তখন কনিও মধ্যে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? ওকে, আমি কোডিংটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে কি বোঝাতে চাইছিলাম কি, আমরা যদি কোডিং ভয়েড মেনের ভিতরে লিখি, বুঝছেন এটা, তো ও শুধু একবার এক্সিকিউট করে ছেড়ে দেয়, মানে বারবার এক্সিকিউট করে না। কিন্তু যদি আমরা ঘড়ির প্রোগ্রাম যদি আমি লিখি, যেখানে 24 ঘন্টার পর আবার জিরো থেকে স্টার্ট, নিজেই আবার জিরো থেকে স্টার্ট, তো এইরকম প্রোগ্রামগুলো তুমি ভয়েড মেনে লিখতেই পারবে না। বললো তাহলে কি করবো আমরা? তো আমাদেরকে একটা ইনফাইনাইট লুপও বানাতে হবে। ইনফাইনাইট লুপ কিভাবে বানানো হয়? সব থেকে বেস্ট, এমনি অনেক টাইপের বানানো হয়, সব থেকে বেস্ট ওয়াইল ওয়ান। ওয়ান মানে কি? ট্রু। ওয়াইল মানে কি? ট্রু। তো যতক্ষণ ট্রু থাকবে, অলওয়েজ ট্রু, তো এর ভিতরে যেটা আমি লিখবো এটা রিপিটেড কাজ করবে, এর বাইরে যেটা লিখবো ওটা একবার কাজ করবে। যদি কোনো জিনিস একবার কোডিং করব, তাহলে বাইরে লিখবো, যেটা আমরা বারবার কাজ করাবো ওটা আমরা লুপের ভিতরে লিখবো, ঠিক আছে? কিন্তু যখন তুমি প্রোগ্রামটা অনেক বড় হয়ে যাবে, অনেকটা, তুমি ওয়ান্স এক্সিকিউট অনেকটাই রিপিটেড, তখন তুমি নিজে কোডের মধ্যে নিজে উলঝে যাবে। আরে কোথা থেকে কোথায়, কোনটা বারবার ঘুরছে, কোনটা একবার ঘুরছে, তুমি নিজের কোডের মধ্যে নিজে উলঝে যাবে। ওকে, এটা ছিল 8051 মাইক্রো কন্ট্রোলারে। হলো এই জন্য আর্ডিনোটা কি করেছে কি না, আর্ডিনোটা একটু আলাদা করে দিয়েছে কোডিংটা। এটা এমবেডেড সি, কি ভয়েড লুপ, ভয়েড মেনটা চলে গেল ভয়েড সেটআপ, কিন্তু ভয়েড মেনটাই আছে এখনো, মানে এই জিনিসটা ওটা সেম কাজ। আর ভয়েড ওয়াইল ওয়ানটা চলে গেল ভয়েড লুপ। তো যেটা আমরা একবার কাজ করাবো ওটা এইখানে, এইটাতে কি হয়, সাফ সুতরা থাকে।
আমাদের এর মধ্যে কোনো লিঙ্ক নেই, কিন্তু তাও কাজ করে। যেটা আমাদের রিপিটেড থাকবে, তখন আমরা কি করব, লুপের ভিতরে একটু আর্ডিনো স্টুডিও ওপেন করছি আমি। ফাইলের মধ্যে গেলাম, নিউ ফাইল। একদম ঠিক। কোডটা কত সুন্দর করে দিয়েছে, void setup void loop, একটু ভালো করে পড়ো। put your setup code here to run once, একবার রান করানোর জন্য। put your main code here to run repeatedly, বারবার রান করানোর জন্য। বলো যদি আমি 2 নম্বর পিনকে যদি অন অফ করতে চাই, তাহলে আমি কি কোড লিখবো? বলো ফার্স্টে আমাদেরকে লিখতে হবে 2 নম্বর পিন সঙ্গে কি কানেক্ট করেছি। তো ইন্ট ইন্ট এলইডি ইজ ইকুয়ালস টু 2, মানে এটা দিয়ে লোক বুঝবে, আচ্ছা 2 নম্বর পিন সঙ্গে আমি এলইডি কানেক্ট করে রেখেছি। ওকে, আচ্ছা হলো। আর কি, ডিজিটাল রাইট, যদি আমি সিতে লিখতাম তাহলে কি লিখতাম, এলইডি, মানে এটা মানে হয় 2 নম্বর পিন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার হয়, এখানেও ভেরিয়েবলের মতনই কাজ করবে। হ্যাঁ ওটাই আছে। আচ্ছা শোনো, তো আমরা সিতে যদি লিখতাম তাহলে কি করতাম, এলইডি পিনটা আগে থেকে অফ থাকতো, সিতে লিখতাম। আমি বলছি নাকি এটার মধ্যে লিখবো, আগে হাই করব, কিছুক্ষণের জন্য হাই রাখবো, কতক্ষণের জন্য, 1 সেকেন্ডের জন্য। এটা কি লেখা আছে, 1000 মিলি সেকেন্ড, মানে কত হয়, 1 সেকেন্ড। এলইডিটাকে অফ করে দেব, আবার 1 সেকেন্ডের পর। তো বলো এটা তো বারবার কাজ করবে না, হাই হবে 1 সেকেন্ডের পর, লো হবে 1 সেকেন্ডের পর, আবার হাই হবে, ঠিক আছে। বলো এইখানেই আমাদের কোডটা একটু চেঞ্জ আছে, এইখানে ডিজিটাল রাইট একই, কিন্তু কোড একই লিখছি, এলইডি কমা হাই, সেমই জিনিস, হাই মানে লো, মানে এখানে শুধু এমবেডেড সি কোডিংটা একটু আলাদা, ঠিক আছে, কিন্তু লজিক একই। যে আমি এলইডি পিন যে 2 নম্বরে আছে, বলে স্যার আমি এরকম লিখতে পারবো না, 2 নম্বর পিন হাই 2 নম্বর পিন লো, আরামসে লিখতে পারবে, কিন্তু পরে তুমি 3 নম্বর করতে যখন যাবে, তো তোমাকে সব জায়গা চেঞ্জ করতে হবে। এমনি তুমি উপরে চেঞ্জ করে দিলে 3 নম্বর, 4 নম্বর তোমার বেশি খাটনিটা পড়বে না। এই জন্য আমি ভেরিয়েবল হিসাবে নিয়ে নিয়েছি, যে আমাকে বারবার বারবার কোডিং এ গিয়ে করতে হবে না। বলে ওকে, তো আমি ফার্স্ট টাইম কি হবে, ফার্স্ট টাইম 2 নম্বর পিন লো থাকবে, মানে আগে থেকে এলইডি জ্বলবে না। তারপর হাই হবে 1 সেকেন্ডের জন্য হাই, তারপর লো হবে 1 সেকেন্ডের পর লো, আবার হাই হবে 1 সেকেন্ড, মানে ব্লিঙ্কিং স্টার্ট হয়ে যাবে। অনেক বড় কোডও নেই, অনেক ইজি কোড, ঠিক আছে। এখন স্টার্টিং করছি, বললো কি ওকে, কিন্তু তুমি যখন আউটপুটটা দেখবে, তো দেখবে কি এলইডিটা পুরো ফুল ব্রাইট জ্বলছে না, জ্বলছে কাজের জন্য, কিন্তু ফুল ব্রাইটনেসটা জ্বলছে না। বললো কেন, কারণ কি প্রত্যেক পিন যে এটা আমাদের, প্রত্যেক পিন ইনপুট আউটপুট পিন, মানে ও আউটপুটও দিচ্ছে ইনপুটও নিচ্ছে, এই জন্য তুমি ফুল ব্রাইটনেস পাবে না। কেন কি তুমি মেনশন করোনি তুমি কিভাবে ইউজ করতে চাইছো। তো এখানে একটা আরো কমান্ড লিখতে হয়, পিন মোড এলইডি কমা আউটপুট। তো এবার শুধু আউটপুট দেবে, ইনপুট দেবে না, মানে এবার আমার যে 2 নম্বর পিন অনলি আউটপুট, মানে এলইডিটাকে পাওয়ার দেবে, এলইডি থেকে পাওয়ার নেবে না। তো এটা যদি মেনশন না করি, তাহলে আমাদের ব্রাইটনেসটা একদম ডাল থাকবে, শুধু এই একটা লাইনের জন্য, ঠিক আছে। তো স্যার একটু করে দেখান এই ছোট কোডটা তোমাকে হার্ডওয়্যারে তো যখন করবে করবে, সিমুলেটরে করতে হবে তোমাদেরকে। তো সিমুলেটরের জন্য তোমাদেরকে কি ইউজ করব আমরা, টি ইনকার ক্যাড বলে একটা সফটওয়্যার আছে অনলাইন, ফ্রি, ঠিক আছে। এইখানে ফার্স্ট টাইম তোমরা কি করবে, একদম ফ্রি সিমুলেটর, এটা দিয়ে তুমি
বড় বড় রিসার্চের প্রজেক্টও বানাতে পারবে, এত ভালো সফটওয়্যার। তো লগ ইন হবে, বললো লগ ইন অ্যাজ আ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, অ্যাজ আ, ঠিক আছে, বললো কি ঠিক আছে, জিমেল, যে কোনো একটা লগ ইন, চলো ভাই। ওকে, তুমি সার্কিট ডিজাইন করতে চাইছো তো এখান থেকে ক্রিয়েট করে নাও সার্কিট। অনেক ভালো, সব কিছু দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে এটাও হয়ে এটাও বেনিফিট এর, কি তোমার এলইডি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কত হবে, তো এলইডিটা পুড়ে যাবে, কত কম, মানে কত উম, বেশি দিলে কত ব্রাইটনেস কম, সব কিছু দেখতে পারবে। বললো সব থেকে আগে আমাদেরকে কি নিতে হবে, আরডিনো বোর্ড। বললো ওকে, তো নিয়ে নাও, অনেক সোজা। তারপর কি নিতে হবে, তারপর নিতে হবে আমাদেরকে একটা রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে। বললো তারপর কি নিতে হবে, আমাদেরকে একটা এলইডি, ঠিক আছে। ওকে, এলইডিটাকে আমি একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি, ফ্লিপ করে দিচ্ছি। তো আমাদের প্লাস টার্মিনাল, এর মধ্যে দেখে নাও অ্যানোড আর ক্যাথোড, ক্যাথোড মানে মাইনাস, অ্যানোড মানে প্লাস। তো প্লাসের সঙ্গে আমি কি করছি, প্লাসের সঙ্গে আমি লাগিয়ে দিয়েছি। আর এইটা কোথা থেকে লাগাবো আমরা, 2 নম্বর, মাইনাসটাকে কোথায় লাগাবো আমরা, গ্রাউন্ডের মধ্যে। তো গ্রাউন্ড তো আমার কাছে অনেকগুলো আছে, যে কোনো একটা গ্রাউন্ড সঙ্গে কানেক্ট করে দেবো। এত ইজি তো। ওকে, এর উপরে ক্লিক মারো তো। এটা কত ভোল্টেজ, 1 কিলো ওহম। যদি 100 লাগাও, 100 ওহম, তো যখনই প্লে করব এলইডি ফট করে জ্বলে যাওয়া উচিত ছিল। জ্বলে যাবে না কেন, কোডই তো নেই, তাহলে জ্বলবে কি করে। কোডটাকে আমরাকে আপলোড করতে হবে, এখানেই কোড আপলোড করতে হবে। তো শুধু টেক্সট কোড, বলো ওকে, অলরেডি কোডিং লেখাই আছে, আমি ওইটাকে সরিয়ে আমাদের নিজের কোডটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আমরা যেটা কোডটা লিখলাম, ওইটা কোডটাকে লিখে দিচ্ছি। বললো আর কিছু, বললো না, এবার রান করা। তাও বেঁচে আছে, কিন্তু ফুল ব্রাইটনেস জ্বলছে, ঠিক আছে। জ্বলছে তো, সিমুলেটর কত ভালো, ঠিক আছে। বলো কি আমি একটু তাড়াতাড়ি চাইছি, ঠিক আছে। তো কোডিং এর মধ্যে কোথায় চেঞ্জ করবো, শুধু এইখানে 200 করে দিচ্ছি, 200 মিলি সেকেন্ড, একটু ফাস্ট হবে, ওকে না। তো সিমুলেটর তোমাদের কাজটা কি হবে, কি তুমি যেটা এইখানে প্র্যাকটিস করবে হার্ডওয়্যারে, কিন্তু হার্ডওয়্যার একটা আলাদা জিনিস, অবভিয়াসলি তুমি প্র্যাকটিক্যাল হবে, কিন্তু প্র্যাকটিসটা মানে এরকম নাকি হয়ে যাবে শেষ, মানে বাড়িতেও গিয়েও অনেক কিছু প্র্যাকটিস করতে পারবে, কেন কি অনেক টুলস আছে এর মধ্যে, মোশন সেন্সর, আল্ট্রাসোনিক সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, মাল্টিমিটার, এটা তো বেসিকের মধ্যে সব। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো আছে, কিন্তু এইটা খুবই ভালো। এটা বললাম তো, এক এক তুমি একটু আরো কম করো না, রেজিস্ট্যান্সটার ভ্যালু কত আছে, 100 ওহম, এটা 10 ওহম করো তো। খারাপ, দেখো ওয়ার্নিং দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে, তোমার বেশিক্ষণ এলইডিটা চলবে না। এইখানে তো চলছে, এখানে তো ব্যাপার আলাদা, সিমুলেটর, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ক্র্যাশ করতেও দেখায়, কি জানি কেন দেখাচ্ছে না, কিন্তু এমনি দেখায় কি ক্র্যাশ হয়ে গেছে। তো সব থেকে ভালো 330 ওহম, যেটা এলইডি কখনো খারাপও হয় না, একটু ব্রাইটনেস কম থাকবে কম্পেয়ার টু নর্মাল, ঠিক আছে। 100, 200, 220, পারফেক্ট, ঠিক আছে। তো একটা এলইডি কিভাবে কানেক্ট হয়, তো ওকে।